अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मारूफ़ अब्बासी, एक बार फिर आपके लिए हाज़िर। मैं हूँ एक इंटीग्रेटिव न्यूट्रिशनिस्ट, एक होलिस्टिक हेल्थ कोच और मैं इसलिए वीडियोज़ बनाती हूँ ताकि किसी को कहीं पे जब गाइडेंस की ज़रूरत हो या थोड़ी-सी मदद की ज़रूरत हो, वो मेरे इन वीडियोज़ से कुछ नॉलेज, कुछ अवेयरनेस हासिल कर सकें और मतलब मेरी कोशिश यही होती है कि मैं पूरा वक़्त उर्दू में ही बोलूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को जिनको मसाइल हैं ऐसे जिनके बारे में मैं बात करती हूँ, उनको कोई बेनिफिट मिले इससे। अब अ, आज बेसिकली मुझे काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे और मुझे बताया भी जा रहा था कि भई मैं डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करूँ सिर्फ़ पीसीओएस पे नहीं लेकिन मेरा फ़ोकस बेसिकली पीसीओएस ज़्यादा इसलिए है क्योंकि मैं उन लड़कियों के लिए मैंने कोर्स भी डिज़ाइन किया हुआ है, मैं उनकी हेल्प करती हूँ जिनको वो मसाइल हैं जिनसे मैं गुज़री हूँ और जब मैंने इस इंटीग्रेटिव न्यूट्रिशन की सर्टिफिकेशन ली, तो मुझे ये पता चला कि बहुत सारे हमारे जो बदन के अंदर, जो बॉडी के अंदर मसाइल हैं, वो हमारे एनवायरनमेंट से, हमारे दिमागी मसाइल से या हमारे स्ट्रेसेस से बहुत इंटरलिंक्ड है, बहुत कनेक्टेड है। तो आज हम बात करेंगे एंडोमेट्रियोसिस की। बहुत बहुत अब ये कॉमन होता जा रहा है, बहुत लोगों से आपने सुना भी होगा कि उनको एंडोमेट्रियोसिस है। तो भई एंडोमेट्रियोसिस क्या है? बेसिकली वो एक एब्नॉर्मल टिश्यू ग्रोथ है जो आपके यूट्रस के बाहर ग्रो हो रही है। जिनको एंडोमेट्रियोसिस है उनको पता है, वो स्कैन्स करा चुके हैं, उनको डॉक्टर्स ने बताया है कि भई उनकी ये जो ग्रोथ है अंदर की लाइनिंग की जो ग्रोथ है वो बाहर हो रही है और कभी ओवरीज के ऊपर ये हो रही है, ट्यूब्स के ऊपर हो रही है और पेल्विक एरिया में, एब्डोमिनल एरिया में सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं उसके इर्द-गिर्द हो रही है, जिसकी वजह से बहुत मसाइल पैदा हो रहे हैं। कुछ लड़कियों को सबसे पहले जो सिम्पटम आता है वो ये होता है कि एक्सट्रीम पेनफुल पीरियड्स। बहुत सारी ऐसी माएँ होती हैं जो अपने बच्चों को कहती हैं भई पीरियड्स में तो दर्द होता ही है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में दर्द होता है। हाँ, लेकिन एक एक्सट्रीम दर्द होता है मतलब थो आपको दर्द नहीं होना चाहिए। डिस्कम्फर्ट ज़रूर होता है, थोड़ा-सा अनकम्फर्टेबल होता है या अ, ऐसी एक एक अनयूजुअल सा पेन नहीं होना चाहिए मतलब इतना कि बैठ नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते, कोई काम नहीं कर सकते। तो अगर तो आपको एक्सट्रीम पेन है तो इट्स समथिंग टू थिंक अबाउट कि ये एक्सट्रीम पेन क्यों है? जब आपको मतलब हमेशा से ख़वातीन मेंस्ट्रुअल साइकिल से गुज़री हैं और इतना ज़्यादा पेनफुल पीरियड्स नहीं होने चाहिए जिससे आपकी कोई भी डेली रूटीन में कोई मसला आए। एक और सिम्पटम ये होता है कि कुछ ख़वातीन जो बाद में डेवलप करती हैं, शायद उनको पहले से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और बाद में एंडोमेट्रियोसिस जो होता है जब होता है तो उनको पता चलता है कि भई पेनफुल सेक्स है, इंटरकोर्स उनके लिए बहुत मुश्किल है और अ, ये भी एक सिम्पटम है अम, अनकम्फ़र्टेबल पेशाब आने में अनकम्फ़र्टेबल होना, जैसे कि अगर आप यूरिनेट कर रहे हैं या आप वॉशरूम जा रहे हैं, तो उसमें आप अनकम्फ़र्टेबल हैं, पेनफुल हो रहे हैं, या आपको इर्रेगुलर मेंसेस हो रहे हैं, टाइमली नहीं हो रहे। या तो बहुत लंबा टाइम के लिए आ जाते हैं और ख़त्म नहीं हो रहे होते। ब्लोटिंग, बहुत एक्सट्रीम गैस, कॉन्स्टिपेशन या फिर डायरिया, नौज़िया और इनफर्टिलिटी। बेसिकली ये कुछ मेजर सिम्पटम्स हैं जो आपको थोड़ा-सा अलार्म करते हैं कि भई इसमें मुझे कुछ चेक कराना चाहिए। सबसे पहले तो आप डॉक्टर के पास जाएँगे तो वो स्कैन ही करेंगे और बताएँगे कि भई आपको इस टाइप का कोई मसला तो नहीं है, एंडोमेट्रियोसिस नहीं है या दूसरे कोई और हार्मोनल इश्यूज़ हो सकते हैं।
अच्छा, कॉज़ क्या है ये अभी तक डिटरमिन नहीं हो सकी है कि कॉज़ क्या है, लेकिन कुछ जो फैक्टर्स हैं वो ये हैं कि भई जेनेटिक्स या एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स। अब आपको पता है जैसे-जैसे दुनिया बढ़ रही है, हम बड़े हो रहे हैं, नई-नई चीज़ें आ रही हैं, तो एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हार्मोनल इम्बैलेंसेस अगर दूसरे तरह के हैं तो आपके कोई भी हार्मोन्स अप एंड डाउन है तो उसकी भी एक वजह हो सकती है। और हाई लेवल्स ऑफ स्ट्रेस, अगर आपको बहुत हाई लेवल्स ऑफ स्ट्रेस है, या हमेशा हमेशा मैं अपने वीडियोस में कहती हूँ कि आप अपना स्ट्रेस एड्रेस करें, क्योंकि स्ट्रेस से ज़्यादातर डिजीज़ेस जो है ना वो बढ़ती हैं या पैदा होती हैं। अम, अगर आपके पास जीन भी है ना, उस जीन को आप ख़त्म कर सकते हैं अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कर, लेकिन अगर स्ट्रेस आपका बढ़ता जाएगा तो फिर वो डिज़ीज़ भी आएगा, सामने आएगा और बढ़ेगा। अच्छा, मैं क्या रिकमेंड करती हूँ, ये कुछ कुछ टिप्स हैं आपके लिए अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस है, कि आप अपनी फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इंटेक बढ़ा दें। अगर आप दिन में 2 ले रही हैं तो आप डबल कर दें, 4 लें, 5 लें। जो भी स्नैकिंग टाइम है उसमें आप फ्रूट लें, वेजिटेबल दें, एंड इट हैज़ टू बी फ्रेश एंड सीज़नल। बेसिकली आउट ऑफ सीज़न जब आप कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल खाते हैं तो वो स्टॉक में पड़ा हुआ होता है, वो फ्रेश नहीं होता, वो या वो कहीं और से आया हुआ होता है। तो मैं कहती हूँ कि लोकल खाएँ जो आपके इर्द-गिर्द अ, जिसकी पैदावार है, और फ्रेश खाएँ, ठीक है? अम, र अपने खाने-पीने में अगर आप रेड मीट बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो रेड मीट को कम कर दीजिए, और अच्छी क्वालिटी का गोश्त खाइए, यानी कि अच्छी क्वालिटी की चिकन खाइए, हार्मोन फ्री चिकन खाइए, हार्मोन फ्री ये मीट भी अगर आप खा रहे हैं तो हार्मोन फ्री होना चाहिए और गुड क्वालिटी होना चाहिए। अगर आप फिश, सी फूड खा रहे हैं तो वाइल्ड कॉट होना चाहिए, लाइक फार्मिंग वाला नहीं होना चाहिए। और एक और इसमें जो बहुत अहम बात है वो ये है कि आपको अपने गट का बहुत ख़्याल रखना है। गट मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ अपने पहले वीडियोज़ में, कि हमारे गट में बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया, वायरसेस सब होते हैं जो एक कम्युनिटी होती है, और वो हेल्प करते हैं हमारे डाइजेशन में, हमारे खाने को सही इस्तेमाल करने में। तो अगर आपका गट सही नहीं है, यानी कि आपके अंदर अच्छे बैक्टीरियाज़ और अच्छे एंजाइम्स नहीं पाए जाते, तो वो फिर आपका गट सही फंक्शन नहीं कर पाता। फिर मैसेजेस इधर से उधर हो रहे होते हैं, आपकी बॉडी कंफ्यूज हो रही होती है, और वर्स से वर्स सिचुएशन होती जाती है। तो गट जो है ना वो एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। आप क्या चीज़ खा रहे हैं, आप गुड क्वालिटी प्रोबायोटिक लें शुरू में। आपको अम, मैं तो यही सजेस्ट करती हूँ कि एक एलिमिनेशन डाइट पे आना चाहिए, ताकि आपका गट जो है वो हील होना शुरू हो जाए। यानी कि आपको बहुत सारी चीज़ें छोड़नी होंगी फर्स्ट 6 वीक्स के लिए। आपको ग्लूटेन छोड़ना होगा, आपको डेयरी छोड़ना होगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि आप ये जो चीज़ें खा-खा के आपकी गट में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये बढ़ती जा रही हैं या नहीं। जब आप 6 वीक्स एलिमिनेशन डाइट करेंगे, और एलिमिनेशन डाइट आप गूगल भी कर सकते हैं, तो आपको पता चलेगा कि आप क्या चीज़ खा सकते हैं और क्या चीज़ नहीं। मैं कहती हूँ कि फर्स्ट 6 वीक्स आप ट्राई करें और फिर देखें इसका फ़ायदा। अच्छा, एक और चीज़, मैं एक बहुत इसमें मेरा यकीन है कि जो हमारे लिए जड़ी-बूटियाँ और फूल और पौधे हैं, उनको उनको इस्तेमाल किया जाए हमारे मसाइल में, और पहले यही होता था। पहले ये छोटी-मोटी जड़ी-बूटी इस्तेमाल होती थी, ये फूल इस्तेमाल होता था, वो फूल इस्तेमाल होता था, कोई पौधा इस्तेमाल होता था, ऐसे अपने आप को ठीक करने के लिए, अगर कोई मसाइल हों। अच्छा, तो इनमें कुछ जड़ी-बूटियाँ ऐसी भी हैं, या कुछ हमारे फल पौधे ऐसे भी हैं जिनको आप एंडोमेट्रियोसिस के लिए ख़ास इस्तेमाल कर सकते हैं। वो क्या है? एक तो है मोरिंगा टी। अम, बहुत बहुत ट्रेंडी हुई है, कब से, कुछ सालों से, मेरा ख़्याल है पिछले 5 साल से लोग कहे जा रहे हैं कि मोरिंगा टी के
बहुत बहुत बेनिफिट्स हैं, उसके इतने फ़वाइद हैं, आप जाके देखें। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि आप टी बैग नहीं लें उसका, आप खुली पत्ती लें। अगर आपको फ्रेश मोरिंगा लीव्स अगर आपके घर में लगा हुआ है, आस-पास सड़क पे हर जगह आजकल तो है, तो आप वो लें और उसको आप पकाएँ और आप उसमें बगैर कोई खुशबू-वुशबू डाले हुए आप उसकी चाय पिएँ। मोरिंगा टी आप रोज़ भी पिएँगे ना तो आपको उसका बहुत फ़ायदा है। चलें अगर आप रोज़ नहीं पी सकते तो हफ़्ते में 3 दफ़ा ज़रूर पिएँ। अच्छा दूसरी बात एक नेटल टी होती है जिसको अम, बिच्छू बूटी कहते हैं मेरा ख़्याल है। नेटल टी जो है ना वो आपके लिए बहुत अच्छा है। वो बेसिकली एक अल्लाह ताला की ऐसी जड़ी-बूटी बनाई हुई है जिससे हमारे हार्मोन्स जो हैं वो बैलेंस होते हैं, इन्फ्लेमेशन भी कम होती है और लेकिन उसका एक तरीका ये है कि आप उसको रात को भिगोएँ और सुबह में उसकी एक कप निकाल के जैसे अगर आप फ्रेंच प्रेस में उसको दम दे रहे हैं या किसी भी पानी में दम दे रहे हैं, उसको ओवरनाइट रहने दें, फिर उसको छान के सुबह में पी लें। अगर आपको वो नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं, आप अदरक की चाय ले सकती हैं, सिर्फ़ अदरक का कहवा वो भी आप काफ़ी देर पका के 2 कप लें, पकाएँ और फिर उसको पिएँ जब वो 1 कप रह जाए, उससे इन्फ्लेमेशन बहुत कम होती है। रात को सोने से पहले आप हल्दी और दूध ले सकते हैं। दूध कौन-सा हार्मोन फ्री अच्छी भैंस का या गाय का और अगर आप भैंस या गाय का दूध नहीं ले रही हैं, आप कोकोनट मिल्क या आलमंड मिल्क ले रही हैं, तो भी सही है लेकिन आप उसमें हल्दी मिलाएँ और हल्दी भी उसको थोड़ी देर पकाएँ, ठीक है? और एक और चीज़ जो मैं सजेस्ट करती हूँ, ये तो आपकी सारी ये पीने वाली चीज़ें हो गई। एक और चीज़ जो आपको प्रैक्टिस में लानी है वो अपनी ब्रीदिंग जिसकी मैं अक्सर बात करती हूँ, ब्रेथ वर्क आपका बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ रोज़मेरी या जिंजर ऑयल लेके या कैस्टर ऑयल लेके अपने लोअर एब्डोमेन का मसाज करें। हफ्ते में 3 दफ़ा भी करें तो बहुत अच्छा है। कैस्टर ऑयल पैक्स अगर आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, तो वो सर्च करें, वो देखें कि कैसे बनते हैं। ये ऐसी प्रैक्टिसेज़ हैं जिनको आप थोड़ा-थोड़ा करके भी इंक्लूड करेंगे ना, तो आपको अचानक से ये लगेगा कि हाँ यार, वाक़ई में मेरे सिम्पटम्स भी बहुत बेहतर हो रहे हैं और मेरी कंडीशन बहुत अच्छी हो रही है। मेरे पेनफुल पीरियड्स वैसे नहीं हो रहे। अम, अ एक्यूपंक्चर और हिजामा बहुत अच्छा है। एक्यूपंक्चर तो बहुत बेहतरीन है। आप किसी अच्छी जगह से एक्यूपंक्चर करा सकते हैं और ख़ास उनको ये पता होता है कि कौन से पॉइंट्स पे कराने हैं। हिजामा भी बहुत अच्छा है अगर आपको कोई अच्छा प्रैक्टिशनर हिजामा प्रैक्टिशनर मिल जाए। अच्छा, कुछ ऐसी 8 चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ जिनको आपको डेली रूटीन में लाना है, ठीक है? नंबर 1 आपको अपनी साइकिल जो है वो चार्ट करनी है। या तो आप ऐप डाउनलोड करें, उसमें अपना साइकिल जो है वो अम, रिकॉर्ड करें कि भई कब आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं और उसमें लिखें, साइड पे नोट्स बनाएँ कि कितना पेनफुल है या क्या हो रहा है। सेकंड जो मैंने लोअर एब्डोमेन को मसाज करने को कहा है, वो मसाज करें प्लस यू कैन डू द castor oil packs. Um, Number 3 is you have to use कॉटन पैड्स या तो आप अपने कॉटन सैनिटरी पैड्स खुद बनाएं जो रुई के बनते हैं जो पहले हम ख़वातीन बनाती थी मैं तो खैर अभी भी आई डोंट माइंड अगर आप घर में कॉटन पैड्स और नेट लेके या कॉटन शीट लेके अपने पैड्स बना सकते हैं आप बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आजकल आए हुए हैं वो देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अवॉइड करें कोई भी सेंटेड प्रोडक्ट स्पेशली ड्यूरिंग योर मेंस्ट्रुएशन और कोई भी ऐसे सैनिटरी पैड्स जिसमें बहुत केमिकल्स होते हैं एक और चीज़ ये है कि नंबर 4 ये है कि आपको एलिमिनेशन डाइट करनी होगी जिसका मतलब है ग्लूटेन, डेयरी, कॉर्न, सोया ये छोड़ना होगा 6 वीक्स तक और अपना जर्नल करना होगा कि आपके किस तरह सिम्पटम्स हैं। इसमें मैं कहूँगी कि सब्स्टिट्यूट करें अपनी स्नैकिंग में आप वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इंटेक बढ़ा दें और अगर आप बोन ब्रॉथ
बना सकते हैं, तो अपने लिए बोन ब्रॉथ बनाएं और वो भी एज अ स्नैक यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आप अवॉइड करें सारे ये जो कमर्शियल ऑयल्स मिलते हैं खाने पीने के लिए। इसमें आप दूसरे ऑयल्स इस्तेमाल करें, घी इस्तेमाल करें या मस्टर्ड ऑयल जिसको बहुत आराम से आप ख़रीद सकते हैं, वो इस्तेमाल करें। कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और नंबर 5 आई थिंक अपनी डेफिशिएंसीज़ चेक कराएँ। आपको देखना होगा कि आपके अंदर विटामिन डी की कमी है, मैग्नीशियम की कमी है, किस चीज़ की कमी है, कैल्शियम की कमी है। आपको ब्लड टेस्ट के ज़रिए पता चल जाएगा कि आपके अंदर किस चीज़ की कमी है। और कुछ सप्लीमेंट्स जो मैं रेकमेंड करती हूँ, वो भी जब लेने की ज़रूरत है, जब आपके ये सिम्पटम्स जो हैं, आपको लग रहा हो कि बेहतर नहीं हो रहे। एक क्रोमियम, एक मैग्नीशियम, एक सेलेनियम और एक जिंक, और ये भी सारे सप्लीमेंट्स नहीं लेने। तो ये एज़ अ डॉक्टर मैं आपको एडवाइस नहीं कर रही हूँ, बट एज़ एन इंटीग्रेटिव न्यूट्रिशनिस्ट मैं ये आपको बता रही हूँ कि ये कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिनके जिनके ज़रिए आपका एंडोमेट्रियोसिस बहुत बेहतर हो सकता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो मेरा यही था। अगर आपने कुछ मिस किया हो तो मैं नीचे लिस्ट कर दूँगी, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर इट। अगर आप समझते हैं कि किसी की हेल्प हो सकती है इस वीडियो से, तो प्लीज़ शेयर कीजिए। आई विल सी यू सून। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।